अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करने के बाद शोभा फ्री हो जाती है अपनी जिम्मेदारियों से। एक रोज खाने की टेबल पर शोभा अपने चारों बेटों से कहती है, बेटा तुम सबकी शादी तो हो गई है, लेकिन कभी मत सोचना अलग होने की। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी मेरे बच्चे साथ में ही रहे। तुम्हारे पापा हमेशा से चाहते थे कि उनका पूरा परिवार साथ में एक छत के नीचे ही रहे। हाँ मम्मी, हम लोग साथ में ही रहेंगे, आप फिक्र मत करो। वैसे भी मुझे परिवार में रहना अच्छा लगता है। मुझे भी। आज मैंने वकील को बुलाया है ताकि बंटवारे के पेपर पर साइन कर दूं और सबका हिस्सा भी अलग कर दूं। कल को मेरे जाने के बाद कोई मन मुटाव ना हो तुम चारों में। अगर किसी को साथ रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। ये ठीक कहा मम्मी तुमने, कोई झमेला नहीं, वरना कौन कब बदल जाए पता नहीं चलता। फिर उसको ज्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया, ये सब झमेला लगा ही रहता है। हाँ बेटा, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों में प्रेम भी बना रहे और किसी के साथ गलत भी ना हो। नाश्ता करके सब उठते ही हैं कि इतने में वकील आ जाता है और शोभा उसे अपने कमरे में लेके जाती है और चारों बेटों को बिठाकर बंटवारा कर देती है। आपने बहुत समझदारी का काम किया है, ये सबसे अच्छा काम है। जिस घर के बड़े समझदार नहीं होते उसी घर में झगड़े होते हैं। वकील चला जाता है। आंचल मनोज को अपने कमरे में बुलाकर कहती है, क्या हुआ, सबके सामने क्यों बुलाया इस तरह? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम्हें? खुद आता ना मैं। हाँ आफत ही तो है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे अभी क्या भी। ठीक है बोलो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। मैं क्यों मरूं यहाँ काम करके? जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। इससे अच्छा हम लोग विदेशी चलते हैं। पगला गई हो क्या? विदेश चलते हैं? जैसे वहां तुम्हारे लिए काम रखा है, मालकिन आएगा उसके लिए घर नौकर सब तैयार रखते हैं। आप भी ना, आपको काम अगर मिल जाएगा तो आप नहीं जाएंगे क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा हमारा, सब हमें विदेशी समझेंगे। अच्छा, लेकिन नौकरी मिलेगी तब ना। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। मेरे भाई का दोस्त है सुदन, वो विदेश गया हुआ है। वो भैया से कह रहा था कि काम दिलवा देगा, वहां मैं उनसे बात करती हूँ। पूछो, अगर नौकरी मिल गई तो फिर मैं चला ही जाऊंगा। आंचल जो चाहती थी वो हो जाता है। मनोज विदेश जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर आंचल सुदन को फोन करती है, सुदन भैया मेरे पति को भी अपनी तरह बड़ी सी होटल में काम दिलवा दो ना, जहां वो ठाठ से बैठे रहेंगे और खाना होटल से मिल जाएगा। सुदन को अपनी जान छुड़ाने का मौका मिल जाता है और वो झट से कहता है, अरे वैन क्यों नहीं, मैं कल ही सारा बंदोबस्त करके तुम्हें वीजा भेजता हूँ। ठीक है भैया। आंचल के फोन रखते ही सुदन कहता है, अपनी जगह इसे नौकरी लगाकर मैं वापस इंडिया भाग जाऊंगा। बहुत मुश्किलों से ये मौका मिला है, यहाँ मैं और नहीं रह सकता हूँ। सुदन जॉब का अप्रूवल और वीजा दोनों आंचल को भिजवा देता है। वीजा मिलते ही आंचल के पैर जमीन पर नहीं रहते और वो उसी वक्त पैकिंग करने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे इतनी बड़ी जगह से बुलावा आ रहा है। मैं जाकर घर पर सबको बता देता हूँ। हाँ बता दो, फिर हम लोगों को निकलना भी है। मनोज अपने घर में जाकर सबको ये खुशखबरी देता है। तीनों भाई बहुत खुश होते हैं। वाह भैया, मान गए, आपने तो यहाँ बैठे बैठे विदेश की ट्रिप ही बना ली। चलो अच्छा है, अच्छे से जाओ। मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चे कमाए अच्छे से और खुश रहे। हाँ मम्मी, मेरा सपना पूरा हो गया एक तरह से विदेश जाने का। जा जा बेटा, पैकिंग कर ले अच्छे से। माँ की ममता में शोभा मनोज के ले जाने के लिए कुछ नमकीन बनाकर पैक करती है। शाम को जैसे ही आंचल और मनोज निकलने लगते हैं, शोभा मनोज को निमकियां पकड़ाती है। अरे मम्मी, इतने सारी मैं कैसे लेकर जाऊंगा? कैसे क्या, जैसे हमेशा जाता है लेकर, जब हॉस्टल में रहता था तू। अरे मम्मी, भैया विदेश जा रहे हैं, वो भी फ्लाइट से, उसमें इतना सामान ले जाना अलाउड नहीं होता। अरे ट्रेन थोड़ी ना है, जब 10 केजी का सामान भी ले गए तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो तू ये सब नहीं लेके जाएगा क्या? मम्मी इतना तो नहीं, थोड़ा ले जाऊंगा, वरना मुझे फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। मनोज थोड़ी सी निमकी लेकर आंचल के साथ निकल जाता है। पहली बार फ्लाइट से दोनों ट्रैवल करते हैं और विदेश पहुंच जाते हैं। आंचल खुद को विदेशी ही समझने लगती है। विदेश पहुंचते ही सुदन एक छोटे से कमरे की चाबी आंचल को देकर कहता है, बहन तुम और मनोज जी जाकर आराम करो, कल सुबह मनोज जी को ड्यूटी ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है भैया। आंचल वीडियो कॉल करके अपनी देवरानियों को दिखाती है, ये देखो यहाँ की सड़कें, तुम लोग तो कभी देख नहीं पाओगे, कम से कम वीडियो में ही देख लो। हाँ भाभी, कितनी अच्छी जगह है। हाँ भाभी, अच्छा लग रहा है, आपकी तो जिंदगी बदल गई पूरी तरह से। अब हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती ना। चलो रखती हूँ, घर कल दिखा दूंगी तुम लोगों को। जी भाभी। आंचल और मनोज घर पर उतरते हैं। घर जो होता है वो एक कमरे का होता है।
इतने छोटे से कमरे का घर देखकर मनोज हैरान हो जाता है और आंचल से कहता है, आंचल ये क्या है, इतना छोटा सा कमरा, आदमी सांस भी नहीं ले सकता। एक हमारे घर में कितना बड़ा कमरा था। अरे भाई ये विदेश है, सबको एक मत समझो, कुछ दिनों में कमा के बड़ा घर भी ले लेंगे। वैसे भी अभी तो आए हैं, तुम तो पूरा दिन वैसे भी होटल में रहोगे। मैं सोच रही हूँ मैं भी काम ज्वाइन कर लूँ तुम्हारे साथ, फिर जल्दी से एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे। ठीक है, वैसे भी तुम अकेली वहां क्या ही करोगी, किसी को जानती नहीं हो, मन कैसे लगेगा। वही तो। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही उठते हैं, सुदन वहां पहुंच जाता है नाश्ता लेकर और कहता है, ये लो दोनों नाश्ता कर लो, फिर हम लोग चलते हैं होटल। भैया मुझे भी काम करना है, कोई मेरे लिए काम नहीं है क्या? अरे ये तो और अच्छी बात है, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना, तुम्हें सभी शेफ की लीडर बना दूंगा, बस तुम देखते रहना खाना वो लोग ठीक से बनाते हैं कि नहीं। ठीक है भैया। आंचल और मनोज नाश्ता करके सुदन के साथ होटल पहुंच जाते हैं। होटल को देखकर दोनों की आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है और धीरे से आंचल मनोज से कहती है, बदल गई ना हमारी जिंदगी, बोलो। हाँ भैया, ऐसा होटल देखने को भी नसीब नहीं हुआ। सुदन आंचल को रिसेप्शन पर बिठाकर मनोज का अंदर ले जाता है। इधर आंचल वीडियो कॉल करके अपनी देवरानियों को जलाती है, ये देखो इस होटल में तुम्हारे भैया को जॉब मिली है, मैं भी आज आ गई इनके साथ, घर में बोर हो रही थी। भाभी भैया क्या काम करते हैं? अरे वो भी दिखा दूंगी, पहले होटल देख लो। वर्षा ये क्या तुमने माथे पर आंचल रखा है, तुम लोग वही छोटी की छोटी रह जाओगी। अरे खुद को एडवांस बनाओ मेरी तरह, यहाँ कोई आंचल तो दूर की बात सूट और साड़ी भी नहीं पहनती है। भाभी अब तो मॉडर्न हो गई वहां जाके। अरे भाई मैं तो पैदा ही मॉडर्न हुई थी। आंचल सबको होटल दिखाकर फोन रख देती है। उधर तीनों देवरानियों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है और वो एक दूसरे से कहती है, हमारी किस्मत ही फूटी है। वही ना, शादी के बाद कभी इस शहर से भी बाहर नहीं जा पाए घूमने, और भाभी विदेशों में घूम रही है। क्या करेगी, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर मनोज को होटल में स्वीपर की नौकरी मिलती है और आंचल को खाना बनाने और कस्टमर के बर्तन उठाने की नौकरी लगती है। सुदन अपनी जगह मनोज को फंसाकर इंडिया वापस चला जाता है। अरे कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, ये सब करना पड़ेगा यहाँ। अब मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मिलेगी, रुको मैं भैया से बात करती हूँ। तभी होटल का मैनेजर आंचल का फोन लेकर कहता है, बात करने के लिए तुम्हें नहीं रखा यहाँ, जाओ रूम में जाकर अपने कपड़े बदलो और कल से जो कपड़े दिए वही पहन कर आना है तुम्हें। अरे मनोज खड़े क्यों हो, सफाई चालू करो, लगो अपने अपने काम पर, टाइम नहीं है। साहब एक बार सुदन भैया से बात करनी थी, फिर मैं करती हूँ काम। सुदन वो तो चला गया यहाँ से वापस, उसी की जगह पर तो मनोज को काम पर रखा है। क्या तुम लोगों को नहीं पता था क्या? साहब मुझे ये काम नहीं करना, मुझे मेरे देश वापस जाना है। हो बाबू, अब तुम दोनों 2 साल तक यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? चुपचाप से लग जाओ काम पर, वरना जिंदगी भर अपने देश वापस नहीं जा सकोगे। जी 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 साहब, करते हैं। मनोज आंचल पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, क्यों सुनी मैंने तुम्हारी बात, तुम किसी काम के नहीं हो, फंसा दिया ना। अब पड़े रहो यहाँ और करो नौकरों वाले काम, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब घर पर सबको पता चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। अरे घर वालों को कुछ नहीं पता चलने दूंगी, आप बेफिक्र रहो। क्या बेफिक्र रहूं, किस्मत फूट गई मेरी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। आंचल और मनोज होटल में काम करते हैं और दिन भर काम करके थक जाते हैं। घर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही, यहीं होटल में ही सो जाते हैं। हाँ यही सो जाते हैं। दोनों होटल में ही सो जाते हैं। इतने में पीयूष का फोन आता है और आंचल फोन उठाती है। भाभी सब ठीक है ना? आप लोगों का फोन नहीं आया तो मम्मी को चिंता होने लगी थी। अब देवर जी सब अच्छा है, आपके भैया ना सो रहे हैं, कल बात करवाती हूँ इनसे। बाकी सब कैसे हैं? तीनों देवरानियों से मेरी बात करवा दो ना आप। हाँ करवाता हूँ अभी। आंचल तीनों देवरानियों से बात करती है और देखती है कि वो तीनों मिलकर खाना बना रही है। भाभी पुड़िया बना रहे हैं हम, साथ में पनीर की सब्जी, सबको बहुत पसंद भी है, और एक बार बनाओ तो 2 टाइम का काम हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम लोग ना कभी नहीं बदलोगी, इतना तेल का खाना कौन खाता है। मैं और मनोज तो एयर फ्रायर का खाना खाते हैं, इतना तेल नो वे। अरे मत खाओ वरना मोटापा कभी कम नहीं होगा। भाभी ये एयर फ्रायर क्या होता है? ये लो, तुम्हें ये भी नहीं पता, गजब है भाई। आंचल व्हाट्सएप पर एयर फ्रायर की फोटो भेजकर कहती है, देखो फोटो भेज दी है, यही मंगवा लो तुम तीनों भी। इसमें तेल की जरूरत ना के बराबर होती है और खाना फ्राई भी हो जाता है और स्वाद बिल्कुल वैसा का वैसा। अच्छा सही है, तब तो ये बहुत सही है। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने वजन कम करने को कहा है।
भाभी आपने तो कह दिया, लेकिन यहाँ लाकर कौन ही देगा हम लोगों को। भाभी आप लोग और भैया आओगे तो ले आना। हाँ हाँ ला देंगे, उसमें क्या है। चलो अब हम सोते हैं, कल उठना भी है ना। आंचल फोन रख देती है। इधर तीनों देवरानियां आपस में बातें करती हैं। हम लोगों को भी खुद को बदलना होगा, वरना हम लोग यहीं सड़ते रह जाएंगे। ठीक कहा भाभी ने, इस शहर में कुछ भी नहीं है, एक एक करके हम लोग भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। भले ही विदेश ना जा पाए, लेकिन शहर से बाहर तो जाएंगे। हाँ, सब अपने अपने पतियों के पीछे लग जाओ, तभी कुछ होगा, वरना ये लोग हिलने वाले नहीं है। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और 6 महीने बीत जाते हैं। आंचल हर छोटी बात पर अपनी तीनों देवरानियों को नीचा दिखाती और खुद को विदेशी दिखाती। एक रोज उन्नति मानव से कहती है, मानव मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ना पार्लर का काम सीखना है, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं एडमिशन करवा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या तुम, अब तुम एक मेकअप आर्टिस्ट बनोगी, यही रह गया बाकी। लोग क्या कहेंगे, अग्रवालों की बहू पार्लर का काम करने लगी। ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई इन्हें, ये सब कुछ नहीं करोगी तुम, समझी। भाभी जिंदगी भर मुझे नीचा दिखाती रहेगी, यही चाहिए ना आपको। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, चला मैं। मानव चला जाता है और गुस्से में उन्नति कहती है, अपनी भाभी वहां काम पर जाती है तो ये अच्छा लगता है इन लोगों को, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं वो पसंद नहीं। उन्नति को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी दोनों जेठानी के पास जाती है। इतने में आंचल का वीडियो कॉल आ जाता है। ये क्या तुम लोग आम और तरबूज में लटकी हुई हो, तुम लोग खुद को चेंज करो। भाभी सब यही खाते हैं, और आम तो फलों का राजा है। मनोज भैया को तो आम वैसे भी बहुत पसंद है। तुम्हारे भैया को पसंद थे, अब नहीं है। अब तुम्हारे भैया ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो खाते हैं, ये सब नहीं। अब तुम लोगों को कौन समझाए कि वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तुम लोग बदलना ही नहीं चाहते हो। भाभी हमारे बदलने से क्या होगा, आपके देवर बदले तब ना। अरे तुम लोग इसी तरह से रह जाओगी। वैसे खाने में क्या बना रही हो अभी। भाभी आज शाम में चाउमीन और मंचूरियन का प्लान है, मेरे हाथ की चाउमीन सबको बहुत पसंद है। बाप रे बाप, अब क्या बोलूं, तुम लोग चाउमीन में ही अटकी हो। या ट्राई सम डिफरेंट इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल, कभी ट्राई करो ब्रुशेटा एंड रिसोटो, कसम से क्या लगते हैं खाने में, कभी ट्राई करना। तुम लोगों को बोलूंगी खुद का टेस्ट बदलो तो तुम लोग मानोगी नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ ट्राई करो। इतना बोलकर आंचल फोन रख देती है। इधर तीनों देवरानियों को बहुत खराब लगता है। भाभी लगता है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही फोन करती है। वही ना, विदेश क्या चली गई पता नहीं, खुद को क्या समझती है। अरे रहने दो, अपना काम करो, हमारी किस्मत फूटी है तब ना। एक दिन वर्षा दाल का हलवा बनाने जा रही थी, तभी वो सोचती है, हमेशा भाभी ही हलवा बनाती थी, एक बार उनसे पूछ लेती हूँ कहीं खराब न बन जाए। वर्षा आंचल को फोन लगाती है और देखती है कि आंचल रेडी हो रही है। हाँ बोलो वर्षा। भाभी अब तो बहुत सुंदर और यंग दिख रही हो। ऑब्वियसली अच्छी तो दिखती हूँ मैं, वक्त के साथ खुद को जो नहीं बदलते वो तुम लोगों की तरह ही रह जाते हैं। ये सब छोड़ो, मुझे कॉल क्यों किया है बताओ। वो भाभी मैं ना दाल का हलवा बनाने जा रही थी तो सोचा आपसे पूछ लूं। अब इसमें मैं कुछ बोलूंगी तो तुम्हें खराब लग जाएगा। हलवा बनाने की जगह कस्टर्ड ट्राई कर लो ना, वो बताती हूँ। वैसे मेरी स्कर्ट कैसी लग रही है। वर्षा का मुंह उतर जाता है। हाँ अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर वर्षा फोन रख देती है। वर्षा की आंखें भर आती है। तभी उन्नति और शालिनी वहां आती है और उसे रोता देखकर सारी बातें पूछती है। वर्षा सब कुछ बताती है। तब उन्नति कहती है, बस बहुत हो गया, आज या आर या पार, अब और नहीं सुनेंगे हम। जिठानी है तो क्या हुआ, हमें नीचा दिखाती रहती है हमेशा। हम लोगों का भी हक है कि हम विदेश जाए। आज रात के खाने में यही बात सबके सामने रखी जाएगी। हाँ ये जरूरी हो गया। अब रात के खाने के वक्त शालिनी शोभा से कहती है, मम्मी जी जेठानी जी की तरह हम तीनों का हक है कि हम भी विदेश जाए अपने अपने पतियों के साथ। बहू सब विदेश ही चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा। उसका तोड़ भी हमने निकाल लिया है, हर साल एक जन जाएगी विदेश। भाभी को गए 1 साल होने वाला है, वो वापस आ जाएंगी। तब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम लोगों पर विदेश जाने का भूत कैसे सवार हो गया। मम्मी जी जिठानी जी को विदेश का नशा चढ़ा हुआ है। जिठानी जी हमें सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। जिठानी है तो क्या, जब देखो हमें नीचा दिखाती रहेगी क्या। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम तीनों के मन में ये आ गया है तो फिर तुम लोग आपस में बात करके जा सकती हो। मम्मी ये क्या बोल रही हो, विदेश जाना इतना आसान है क्या। भैया को नौकरी मिली है, जरूरी है कि हमें भी मिल जाएगी। मेरे पास सुदन भैया का नंबर है, जिन्होंने भैया को वहां नौकरी लगवाई है अपनी जगह। मैं कल ही उनसे बात करती हूँ। ठीक है करो, तुम तीनों तो पगला गई हो। पागल है तो पागल ही सही।
उस दिन शालिनी सुबह 7 बजे ही सुदन को फोन कर देती है और उससे मिलने के लिए कहती है। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुदन नाश्ते के वक्त पहुंच जाता है। सुदन को देखकर शोभा कहती है, आओ आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। हाँ आंटी जी। सुदन सबके साथ नाश्ता करने लगता है। शालिनी, तुम्हें क्या काम था? भैया हम भी ना विदेश जाना चाहते हैं, भाभी की तरह हमें भी काम करना है। अरे यार, इंडिया से अच्छा कोई देश नहीं है। यहाँ जो खुशी और अपनेपन का मजा है वो कहीं नहीं है। तब उन्नति सारी बातें सुदन को बताती है। वहाँ तुम्हारी जेठानी खाना बनाती और जेठ झाड़ू पोछा करते हैं। बाहर की दुनिया देखने में ही अच्छी लगती है। उनकी हालत वहाँ खराब है और वो किसी से बोल भी नहीं सकते। तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैनेजर से पूछवा देता हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं और सुदन मैनेजर से बात करता है, जो कि सब सुनते हैं। शोभा दुखी होकर सुदन से कहती है, मेरे बच्चों को वापस बुलवा दो बेटा। आंटी, वो लोग तो अब 1 साल के बाद ही आ सकते हैं, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना उनका। सुदन वहां से चला जाता है और तीनों देवरानियों की आंखें खुल जाती और दिखावा करने वाली जेठानी विदेश में ही फंसी रह जाती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी सुबह की चाय। और बताइए नाश्ते में क्या बनाऊं? पोहा बना लूं या उपमा? नाश्ता तो लाइट ही होना चाहिए, है ना? अरे पोहा उपमा रहने दे काजल, आज अपनी रूपा आ रही है और साथ में चिंटू भी आ रहा है। ऐसा कर गरम गरम छोले भटूरे बना ले, साथ में थोड़ा गाजर का हलवा और चिंटू के लिए पनीर वाले पकौड़े तल देना। चिंटू को तेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद हैं। ये सुनते ही काजल को लगा जैसे किसी ने मई की चिलचिलाती गर्मी में उसे तंदूर के अंदर खड़ा कर दिया हो। हे भगवान, इतनी भयंकर गर्मी और ऊपर से इतना सारा भारी नाश्ता। अगर मैं अभी गैस के सामने खड़ी हुई तो दोपहर तक मेरी ही सब्जी बन जाएगी। अब तो मेरा ब्रह्मास्त्र ही मुझे बचा सकता है। काजल ने धीरे से अपनी कमर पर हाथ रख लिया। हाय ओए माँ! क्या हुआ काजल, अचानक कराह क्यों रही है? क्या बताऊं मम्मी जी, रात से ही ना कमर में ऐसी भयंकर नस चढ़ी हुई है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और गैस की आंच के सामने तो आजकल मुझे ऐसे चक्कर आते हैं कि लगता है अभी गिर पड़ूंगी। मैं तो खुशी खुशी दीदी के लिए सब बना देती, पर चक्कर खाकर गिर गई तो, और गिरकर हाथ पैर टूट गए तो 1 महीने तक सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। हे राम, जब भी कोई काम बताओ तेरे शरीर में कोई ना कोई अलार्म बजने लगता है। अब रूपा और चिंटू को क्या मैं खाली पीली चाय पिलाऊंगी? ओए, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी आ रही है, नाश्ता तो शानदार ही बनेगा। हम दोनों सास बहू मिलजुल कर कर लेंगे ना? मिलजुल कर मतलब ये मम्मी जी कि मेरी कमर में दर्द है तो मैं कुर्सी पर बैठकर आराम से सारी सब्जियां बारीक काट देती हूँ, छोले का मसाला पीस देती हूँ और आप बस गैस के सामने खड़े होकर छौंक लगा दीजिए और भटूरे तल दीजिए। आपका काम भी हल्का हो जाएगा और मुझे चक्कर भी नहीं आएंगे। है ना बढ़िया आइडिया? अच्छा ठीक है, और इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। अब काजल ने बड़ी चालाकी से डाइनिंग टेबल पर कुर्सी लगाई और आराम से बैठकर प्याज छीलने लगी। उधर बेचारी सुलोचना जी भयंकर गर्मी में गैस के सामने खड़ी पसीने से लथपथ होकर भटूरे और पकौड़े तल रही थी। काजल बीच बीच में बस इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मम्मी जी, पकौड़े थोड़े और लाल कर दीजिएगा, चिंटू को कुरकुरे पसंद है। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। रूपा अपने बेटे चिंटू के साथ मायके पधार चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म छोले भटूरे, हलवा और पकौड़े सजे हुए देखकर रूपा की आंखें चमक उठी। वाह भाभी, क्या बात है, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। इतनी गर्मी में मेरे लिए इतनी सारी चीजें बनाई। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने की तो बात ही अलग है। अरे दीदी, आप आती ही कितने दिन में है, ये सब तो आपके लिए ही है। आप लोग खाइए, मैं जरा अंदर जाकर अपनी दवा खा लेती हूँ। कमर में दर्द हो रहा है। क्यों मम्मी जी, मैं दवा खा लूँ ना? हाँ हाँ, जा खा ले अपनी दवा। जैसे ही काजल अपने कमरे में गई, सुलोचना जी धड़ाम से सोफे पर बैठ गई और अपनी कमर सहलाने लगी। क्या हुआ मम्मी, आप क्यों अपनी कमर पकड़कर बैठ गई? भाभी ने इतना सारा काम किया है, थक तो वो गई होंगी। अरे काहे की भाभी और काहे की उसकी थकान, ये सारा खाना इन बुजुर्ग हाथों ने बनाया है। वो तो सुबह सुबह कमर दर्द और चक्कर आने का बहाना मारकर कुर्सी पर बैठ गई। बोली मैं काट देती हूँ, आप तल लो। सारा भारी काम मुझसे करवा लिया और खुद महारानी बनकर कमरे में चली गई। हैं? सच में? मम्मी, हे भगवान, आजकल की बहुएं भी ना काम चोरी में तो पीएचडी कर रखी है। मैं होती तो सास को गैस के पास फटकने भी नहीं देती। वही तो रूपा, इसका तो हर बात में कोई ना कोई नया बहाना तैयार रहता है। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है जो इसके बहाने ही खत्म नहीं होते। इसी तरह दोनों माँ बेटी मिलकर काजल की जी भरकर चुगली करती है और दूसरी तरफ काजल अपने कमरे में आराम से एसी की हवा खाते हुए टीवी देख रही थी। अगले दिन रूपा और चिंटू वापस अपने घर जा चुके थे। घर में काजल और सुलोचना जी के अलावा रिंकी थी। दोपहर का वक्त था। काजल बालकनी में खड़ी होकर ताजी हवा खा रही थी कि तभी रिंकी अपने हाथों में अपने कपड़े लेकर आई और काजल के पास रख दिया।
भाभी, कल मुझे कॉलेज की एक बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना है। ये मेरी 3 ड्रेसेस हैं और 2 जीन्स हैं। इन सबको अच्छे से प्रेस कर देना। और हाँ, शाम तक मेरा एक 20 पेज का असाइनमेंट भी है, वो भी आप लिख देना। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं ज़रा सो रही हूँ। 20 पेज का असाइनमेंट और कपड़ों का पहाड़। काजल ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। उसने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक बहाना तैयार कर लिया। अरे रिंकी दीदी, आपने 5 मिनट पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अभी अभी अपने हाथों में वो नया वाला मेडिकेटेड एंटी रैशेस लोशन लगा लिया है। तो लोशन लगा लिया तो क्या हुआ भाभी, प्रेस ही तो करनी है। अरे आपको नहीं पता है ना रिंकी दीदी, डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि इस लोशन को लगाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक इलेक्ट्रिक हीट और किसी भी तरह की रेडिएशन से दूर रहना है। अगर मैं गर्म प्रेस के पास भी गई ना तो मेरे पूरे हाथों की स्किन जलकर छिल जाएगी और पेन पकड़ने से तो इस लोशन का केमिकल मेरी नसों में चला जाएगा। आप चाहती है कि आपकी भाभी के हाथ जल जाएं, वो कभी आपके असाइनमेंट कर पाए? नहीं भाभी, हाथ क्यों चलेंगे, पर मेरे कपड़े। अरे आप तो इतनी स्मार्ट है रिंकी दीदी, आप तो खुद 10 मिनट में प्रेस कर लेंगी और असाइनमेंट तो आपका अपना है, खुद लिखेंगी तो प्रोफेसर भी इम्प्रेस होगा। चलिए शाबाश, जाइए अब जल्दी से कर लीजिए। काजल मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। रिंकी झल्ला कर रह गई। उसे समझ आ रहा था कि उसकी भाभी ने उसे बातों में फंसा दिया है, लेकिन बहाना इतना अजीब और मेडिकल था कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई। गुस्से से पैर पटकते हुए रिंकी सीधा अपनी मम्मी सुलोचना जी के पास गई। देखा मम्मी, आपने अपनी लाडली बहू को मैंने सिर्फ 2 काम बोले थे तो मुझे केमिकल और रेडिएशन की कोई अतरंगी कहानी सुनाकर अंदर चली गई। ये भाभी बहाने मारने में कितनी स्मार्ट हो गई है, कोई काम नहीं करना इन्हें। मैं तो खुद कल से इसका कमर दर्द सह रही हूँ, पर कोई नहीं रिंकी, तेरे पंकज भैया को आने दे आज शाम को। आज तो इसकी शिकायत पंकज से ही करनी पड़ेगी, वही अपनी बीवी का ये बहाना रोग दूर करेगा। सुलोचना जी और रिंकी ने शाम को ही पंकज के कान भर दिए थे। पंकज अपने कमरे में आया। काजल आराम से बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। काजल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सुना है कि तुम आजकल मम्मी और रिंकी का कोई काम नहीं करती, हर बात पर कोई ना कोई नया बहाना मार देती हो। बहाने? कौन से बहाने पंकज? आपको लगता है मैं बहाने मारती हूँ? मैं तो बस वही बताती हूँ जो सच होता है। अब मेरी कमर में दर्द है या मुझे केमिकल वाले लोशन से एलर्जी है तो मैं क्या जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाल लूं? अरे मैं जान जोखिम में डालने को नहीं कह रहा हूँ, पर मम्मी और रिंकी बहुत नाराज हैं। वो कह रही थी कि तुम घर के कामों से जी चुरा रही हो। देखो काजल, ये अच्छी बात नहीं है। चलो उठो और जाकर सबके लिए बढ़िया सी चाय और थोड़े पकौड़े बना दो। सबका मूड भी ठीक हो जाएगा और सब खुश भी हो जाएंगे। काजल मन ही मन मुस्कुराई। उसे पता था कि पंकज को कैसे हैंडल करना है। चाय और पकौड़े मैं बना दूं पंकज, पर सच बताऊं, आपके हाथों की चाय के आगे तो मेरी चाय एकदम फीकी है। याद है एक बार आपने मुझे अपने हाथों से स्पेशल मसाला चाय बनाकर पिलाई थी? आहा, वो स्वाद तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाई। आपके हाथों में तो जैसे जादू है। अरे हाँ, वो तो है। कॉलेज के दिनों में मेरी चाय की पूरी हॉस्टल में डिमांड थी। बस तो फिर सोचिए पंकज, अगर आज आप अपने हाथों से मम्मी जी को वो जादुई चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर खिलाएंगे तो उनका मूड कितना अच्छा हो जाएगा। वो भी कहेंगे कि मेरा बेटा कितना ख्याल रखता है। प्लीज ना पंकज, आज आप बना दीजिए मेरे लिए। मैं अपने को कॉलेज वाले पल आपके साथ फिर से जीना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो बनाता हूँ। दोनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। पंकज काजल की इन चिकनी चुपड़ी बातों और तारीफों में ऐसा फंसा कि वो मुस्कुराता हुआ सीधा किचन में चला गया। बाहर हॉल में बैठी सुलोचना जी और रिंकी की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि पंकज काजल को डांटने गया था और खुद किचन में खड़ा होकर पसीने में पकौड़े तल रहा है। इस घटना के कुछ दिन बाद काजल की छोटी बहन सृष्टि उससे मिलने आई। अपनी बहन को देखकर काजल बहुत खुश हुई और दोनों बहनें दौड़कर एक दूसरे के गले लग गई। अरे काजल, तेरी बहन आई है, जा जल्दी से किचन में और अच्छे से 3-4 तरह का नाश्ता बना ले, और हाँ, कुछ मीठा भी बना लेना। सृष्टि तो ये सुनकर खुश हो गई कि उसकी बहन उसके लिए इतना कुछ बनाएगी, लेकिन काजल, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इतना भारी नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, बहन आई है तो नाश्ता नहीं बनाएगी? मम्मी जी वो बात नहीं है, बात यह है कि मेरी ये बहन आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है। इसे तो डॉक्टर ने तेल मसाला और मीठा सब छोड़ने को कहा है। अगर इसने ज्यादा कुछ खा लिया तो इसका पेट खराब हो जाएगा और सारी डाइट का सत्यानाश हो जाएगा। है दीदी, मैं कौन सी? मैं बस 2 मिनट में इसके लिए एकदम कड़क चाय और थोड़े से घर के फीके वाले बिस्कुट ले आती हूँ। ये तो उसी में खुश हो जाएगी। क्यों सृष्टि? हाँ 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 मम्मी जी, मैं बस चाय ही पी लूंगी। सुलोचना जी मुंह बनाकर रह गई और काजल बड़ी ही खुशी खुशी सिर्फ 2 कप चाय और बिस्कुट लेकर आ गई। सृष्टि अपनी बहन का ये टैलेंट देखकर अंदर ही अंदर हैरान थी। काजल ने बहुत प्यार से जिद करके सृष्टि को 1-2 दिन के लिए अपने घर पर रोक लिया और
अगले 2 दिनों में सृष्टि ने नोटिस किया कि काजल कितनी सफाई से बहानों का इस्तेमाल करती है। एक सुबह रिंकी ने अपना कमरा बिखेर रखा था और काजल से बोली, भाभी मेरा कमरा बहुत गंदा हो रहा है, जरा आप साफ कर दो ना। मैंने अभी अभी नेल पेंट लगाया है, मैं नहीं कर सकती। अरे रिंकी दीदी, मैंने अभी अभी पूरे हॉल में हार्ड फिनाइल से पोछा लगाया है और हाथों को सैनिटाइज किया है। अब अगर मैं धूल को हाथ लगाऊंगी तो डस्ट एलर्जी से मुझे लगातार छींकें आने लगेंगी और मेरा सारा इन्फेक्शन अपने आपके कपड़ों में चला जाएगा। आप ऐसा करिए, आपका कमरा ऐसे ही गंदा रहने दीजिए। वैसे भी आपके कमरे में कौन ही आता है और आपको तो गंदगी में रहने की आदत है। इससे आपके नाखून भी खराब नहीं होंगे और मेरी छींकें भी बच जाएंगी। ये सुनकर रिंकी भुनभुनाते हुए खुद ही अपना काम करने लगती है और अपना कमरा साफ करने लगी। और दूर खड़ी सृष्टि ये सब देखकर मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। दोपहर में सास और ननद दोनों सो रही थी। काजल 2 कप चाय बनाकर अपने कमरे में लाई, जहां सृष्टि उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें आराम से बैठकर चाय पीने लगी। मानना पड़ेगा दीदी, तुम्हारे यहाँ तो पूरे मजे हैं। तुम कितनी आसानी से और कितने गजब के बहाने मार लेती हो। क्यों, तुझे मेरे बहाने पसंद आए? पसंद? दीदी मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। तुमने सास को बातों में उलझा दिया, ननद को डरा दिया और तो और जीजा जी को भी नहीं छोड़ा, उनसे ही चाय बनवा ली। और एक मुझे देखो दीदी। क्या हुआ सृष्टि, तो अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? क्या बताऊं दीदी, मेरी सास मुझे दिन भर कोलू के बैल की तरह घर के कामों में जोते रखती है। कभी ये बनाओ कभी वो धो, मैं थक जाती हूँ, पर मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलता। मैं तुम्हारी तरह कोई बहाना ही नहीं मार पाती, और अगर कह भी दूं कि थक गई हूँ तो 4 ताने सुनने को मिलते हैं। तुम सच में बहुत लकी हो दीदी, जो तुम बहानों में इतनी मास्टर हो। सृष्टि की बात सुनकर काजल की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई और उसने गहरी सांस ली। तुझे लगता है मैं लकी हूँ सृष्टि? सुन, मैं ऐसी नहीं थी, ना ही मैं कोई बहानेबाज हूँ, पर ये ससुराल नाम की जो चिड़िया है ना, ये सीधे इंसान को भी बहुत कुछ सिखा देती है। तुझे क्या लगता है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब भी मैं ऐसे ही बहाने बनाती थी? तो फिर क्या हुआ दीदी? हार गई थी मैं सृष्टि। इनकी सेवा करते करते और ताने सुनते सुनते पूरी तरह थक गई थी। तब जाकर मैंने खुद को बचाने के लिए ये बहानों का रास्ता अपनाया है। तुझे जानना है ना कि मैं ऐसी क्यों बनी? तो सुन। काजल की आंखों के सामने अपनी शादी के शुरुआती दिनों का वो भयानक मंजर घूमने लगा। काजल की यादों के साथ 1.5 साल पीछे चली गई। जब काजल नई नई शादी करके इस घर में आई थी तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सीधी सादी बहू थी। मई जून की चिलचिलाती गर्मी का महीना था। काजल सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा और नाश्ता तैयार कर चुकी थी। तभी सुलोचना जी ने अपना हुक्म सुनाया। अरे काजल बेटा, आज धूप बहुत अच्छी निकली है। मैंने 5 किलो चावल का आटा और आलू उबाल कर रखे हैं। जा छत पर जाकर पापड़ और चिप्स बना ले। मम्मी जी 5 किलो? पर छत पर तो बहुत भयंकर धूप है और मुझे धूप से चक्कर आते हैं। लो, अभी से चक्कर आने लगे? हमने तो पूरी जिंदगी इसी धूप में काम किया है और तू अभी जवान होकर थक गई। अगर नहीं करना तो साफ बोल दे, मैं खुद अपने बुजुर्ग हाथों से कर लूंगी। काजल बेचारी सुलोचना जी की इन तानों के आगे कुछ बोल नहीं पाती थी। वो 45 डिग्री की तपती धूप में छत पर बैठी घंटों तक पापड़ और चिप्स फैलाती रही। उसका चेहरा धूप से झुलसकर लाल हो गया। एक रात रिंकी का कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसने रो रो कर काजल को मनाया और काजल बेचारी रात के 3 बजे तक जागकर रिंकी का प्रोजेक्ट बनाती रही। नींद ना पूरी होने की वजह से अगले दिन काजल की आंख सुबह 7 बजे खुली। जब वो हड़बड़ा कर बाहर आई तो सुलोचना जी ने ताने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। आ गई महारानी सोकर, 7 बज गए हैं। हमारे घर में बहुएं सूरज उगने से पहले उठती हैं। आज तूने हमारे घर का नियम तोड़ दिया। काजल रोते हुए अपनी सफाई दी कि वो रिंकी का प्रोजेक्ट बना रही थी, पर रिंकी चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूपा, जो शादीशुदा थी, वो महीनों महीनों अपने मायके में डेरा डाले रहती थी। वो सोफे से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। भाभी, जरा मेरे लिए ठंडी लस्सी ले आना, और हाँ, चिंटू ने यहाँ पानी गिरा दिया है, जरा यहाँ दोबारा पोछा मार देना। जी दीदी, अभी करती हूँ। काजल मशीन की तरह सुबह से रात तक काम करती। उसके पैरों में छाले पड़ जाते, कमर दर्द से टूट जाती, पर कोई उसे एक कप चाय तक पूछने वाला नहीं था। काजल के सब्र का बांध उस दिन टूटा जब सुलोचना जी ने बिना काजल को बताए अपने 20-25 रिश्तेदारों को घर पर खाने पर बुला लिया। काजल सुबह से रात तक अकेले किचन में खड़ी रही। जब सारे मेहमान खा पी कर चले गए तो काजल के शरीर की एक एक हड्डी दर्द से चीख रही थी। रात को कमरे में जाने के बाद काजल को लगा कि कम से कम उसका पति पंकज तो उसकी मेहनत को समझेगा। पंकज, आज मेरी कमर सच में टूट गई है। सुबह से मैं किचन से बाहर नहीं निकली। मेरे पैरों में भयंकर दर्द है। जरा थोड़ा सा बाम लगा दोगे? अरे यार काजल, तुम औरतों का तो काम ही है ये सब करना। इसमें इतना रोना और ड्रामा क्या करना? मेरी माँ ने भी तो पूरी उम्र 25-30 लोगों का खाना बनाया है। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। तुम आजकल काम से बहुत जी चुराने लगी हो। चुपचाप सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
पंकज की ये बातें काजल के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ गई। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि इस घर में वो चाहे अपनी जान भी दे दे, तब भी कोई उसकी कद्र नहीं करेगा। काजल ने उसी रात एक फैसला किया, जब मैं सीधी उंगली बनकर काम कर रही हूँ तो सबको मैं कामचोर लग रही हूँ। अब इन लोगों को मैं सीधी बनकर नहीं बल्कि अपने बहानों से सीधा करूंगी। अगर इस घर में मुझे अपनी इज्जत और शरीर बचाना है तो मुझे भी इनके ही तरीके से खेलना होगा। काजल की पूरी बात सुनकर सृष्टि की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि उसकी दीदी के इन मजेदार बहानों के पीछे कितना गहरा दर्द और कितनी समझदारी छुपी हुई है। मुझे माफ करना दीदी, मुझे लगा तुम मजे ले रही हो, पर अब मैं समझी कि तुम इतने बहाने क्यों मारती हो। तुमने बिल्कुल सही किया दीदी, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी अब तुम्हारे ये सारे तरीके सीख कर जा रही हूँ। मैं भी अब अपने घर में कोई फालतू काम नहीं करूंगी। नहीं सृष्टि, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना और जो काम जरूरी हो उससे कभी पीछे मत हटना। तो फिर क्या करूं दीदी? बस एक बात याद रखना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले और जब तुम्हारे आसपास के लोग मशीन समझकर तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दे तो हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। जब कोई दूसरा तुम्हारे दर्द को ना समझे तो खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ता है, और उसके लिए ये वही पुराने बहाने बहुत काम आते हैं। मतलब सेल्फ लव दीदी, है ना? बिल्कुल। चाहे कोई हमें अच्छा कहे या कामचोर, पर सच्चाई ये है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे होते, बस अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं। अगर मैं ये बहाने ना बनाऊं तो ये लोग मुझे घिस घिस कर मार डालेंगे, इसलिए थोड़ा ड्रामा और थोड़े बहाने खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। काजल की ये बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन जब सृष्टि अपने घर वापस जाने लगी तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। काजल ने दरवाजे से अपनी बहन को जाते हुए देखा और फिर अंदर मुड़कर मुस्कुराते हुए सुलोचना जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तो गर्दन में फिर से मोच आ गई है। आज दोपहर का खाना आप बना लेंगी ना? सुलोचना जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर काजल ने अपनी हंसी दबाई और एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई।